जनरेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जनरेशन, जैसे कि हम लोग की पीढ़ियाँ होती है फर्स्ट सेकेंड, तो इसी तरह कंप्यूटर में भी जनरेशन है। तो कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियों या जनरेशन को विकसित करने का उद्देश्य पर्पज सस्ता, छोटा, तेज, विश्वसनीय कंप्यूटर बनाना रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ। तो कंप्यूटरों को विभिन्न पीढ़ियों में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया, उनको डिवाइड किया गया। तो अब इनकी ईयर की बात होती है कि फर्स्ट जनरेशन हम कब से लेकर कब तक मानते हैं। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं लेकिन लगभग सेम रहता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ये 1946 से लेकर 1959 तक का था। द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी 1959 से लेकर 1965 तक था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन कब से लेकर कब तक था? तो फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1959 तक, याद रखिएगा। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो 1959 से लेकर 1965 तक था। आगे देखते हैं। थर्ड की बात करें तो थर्ड 1965 से लेकर 1971 तक था। फोर्थ की बात करें तो 1971 से लेकर 1980 तक, फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 1980 से लेकर प्रेजेंट डेट तक था। तो ये डेट आप जरूर याद रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन कब से लेकर था। तो हम इस समय फिफ्थ जनरेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हम फिफ्थ जनरेशन में काम कर रहे हैं। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जैसे हमने बताया है कि पहला जनरेशन 46 से लेके 1959 तक था। इसमें क्या हुआ? तो 1946 में प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकर्ट, ये नाम याद रखिएगा, और जॉन मोचली ने प्रथम फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने निर्वात वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, आप देख रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन, ये साइंटिस्ट खड़े हैं और उनके पीछे कंप्यूटर, यानी जो पहला कंप्यूटर था वो एक बड़े साइज का हुआ करता था। ठीक है, कंप्यूटर पीढ़ियों में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हम बात करेंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर या कौन कौन से हार्डवेयर यूज किए जाते थे। तो अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट जनरेशन की बात करें, जैसे हमने बताया, इसमें हार्डवेयर कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में हार्डवेयर क्या थे? तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो पहला तो ईयर है 1946 से लेकर 1959 तक। और अगर हार्डवेयर की बात करें, जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता है। क्या यूज होता है? वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, ये मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो शुरुआत में केवल मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर खुद समझता है, 0 और 1 की भाषा। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये थे। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन 1959 से लेकर 1965, ये 1959 से लेकर 1965 तक। इसमें हम यूज करते थे ट्रांजिस्टर्स, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करते थे। और भाषा की बात करें, असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो इसमें असेंबली लैंग्वेज, फोर्ट्रान, कोबोल का प्रयोग किया जाता था। तीसरी थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1965 से लेकर 1971 तक SSI, MSI इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं, जो आसानी से हम सीख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर की जरूरत होती है, ये ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। कंप्यूटर से डायरेक्ट नहीं समझ सकता। जैसे दो लोग को बात कर रहे हैं, हमको हिंदी आती है, आपको जापानीज आती है, हम दोनों लोग को बात करना है। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको जापानी समझ सकते हैं, तो किसी को ट्रांसलेटर रखने की जरूरत पड़ेगी जो कि हिंदी को जापानी में बोले और जापानी को हिंदी में बोले। यानी आपको बीच में एक अनुवादक की जरूरत पड़ेगी, जो कि जिसे हम बोल सकते हैं कि
हाई लेवल लैंग्वेज में जरूरत पड़ती थी। भाई लो लेवल लैंग्वेज तो सीधा कंप्यूटर समझ लेता था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी। आगे बात करते हैं चौथी पीढ़ी में। तो 1971 से लेकर 1980 तक, लेकिन इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो एक्सेल यूज हम लोग करते हैं, एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। डेटाबेस के लिए हम लोग MS एक्सेस यूज करते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, वैसे ओरेकल की बात करें तो अलग है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पांचवी पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 1980 से लेके अब तक, और इसमें मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क और इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया। अब उन्होंने अपने नए खोज का नाम ENIAC रखा था। यानी शुरुआत की बात करें, जो उन्होंने खोजा था उसको ENIAC रखा था। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर नामक इस कंप्यूटर का वजन लगभग 30 टन। ये पहले कंप्यूटर की साइज और आकार कितना बड़ा होता था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी। यह कंप्यूटर एक भारी मशीन, हैवी मशीन के समान था, जिसे चलाने के लिए 160 किलोवाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। सोचिए कितना पावर लगता था। वर्ष 1951 में 51 में रेमिंगटन रोड ने वाणिज्यिक इस्तेमाल का पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बाजार में उतारा। यानी अगर हम बात करें, यूनिवैक क्या था, पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसे मार्केट में उतारा गया। द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन की बात करें तो ये द्वितीय पीढ़ी 1959 से लेकर 1965 तक था, और वर्ष 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज, ये काफ़ी, ट्रांजिस्टर के बाद ही कंप्यूटर की साइज घटना शुरू हो गया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब जगह ट्रांजिस्टर ने ले लिया। फर्स्ट कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब थे, सेकेंड में ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया जाता था, और ट्रांजिस्टर की खोज 1947, जिस सन में हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसमें 3 वैज्ञानिक जॉन बर्डन, WH बर्टन और W शॉकली ने की थी। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर कंप्यूटर भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या कहते थे, आपको तो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर कंप्यूटर भी कहते थे। ट्रांजिस्टर का उपयोग रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि बनाने में किया जाता था। मतलब ये रेडियो में भी आपका इस्तेमाल ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। टेलीविजन, जो टीवी देखते थे, उसमें भी हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। तो कंप्यूटर के निर्माण में ट्रांजिस्टर के प्रयोग से कंप्यूटर अधिक दक्ष हुए। यानी जब ट्रांजिस्टर आ गए तो ये काम करना, ठीक है, दक्ष हो गए। दक्ष मतलब स्पीड बढ़ गई, फास्ट, विश्वसनीय हो गए, और कंप्यूटर आकार छोटा हो गया। यानी स्पीड भी बढ़ गई और आकार भी छोटा हो गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मशीन भाषा, यानी मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, को असेंबली से प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी रिप्लेस कर दिया। फर्स्ट जनरेशन में सिंपल मशीन होता था और सेकंड में असेंबली। इन 2 चीजों का बदलाव हुआ। अगर हम देखें तो पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, फिर ट्रांजिस्टर आ गया, मशीन लैंग्वेज यूज होता थी, असेंबली आ गई। ये 2 बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन थे, बड़े परिवर्तन थे। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। ये भी याद करने वाली चीज है कि 1965 से लेकर 1971 तक के दौर को थर्ड जनरेशन माना गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात हमने बताई तो द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का स्थान ट्रांजिस्टर ने लिया। पहले वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, लेकिन इसके उपयोग में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगी, जो कंप्यूटर के आंतरिक अंगों के लिए हानिकारक थी। यानी एनर्जी बहुत होता था, इसलिए पहले कंप्यूटरों के लिए AC रूम बहुत जरूरी था।
अब तो अब भी चाहिए, लेकिन अब उतना नहीं चाहिए। अगर एसी नहीं भी हुए तो भी कंप्यूटर बड़े आसानी से काम करे। लेकिन पहले कंप्यूटर इतनी एनर्जी निकालते थे कि इतनी गर्मी होती थी कि बिना एसी रूम के कंप्यूटर चल नहीं सकते थे। तो 1958 में जैकब किल्बी ने इंटीग्रेटेड यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रचालनतन ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। यानी अभी तक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन थर्ड जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। अब कोई पूछा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप समझ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक वेटर की तरह काम करता है। जैसे वेटर का काम क्या होता है कि कोई ग्राहक आया, उसने पूछा कि हमें इडली खाना है, डोसा खाना है, वो कुक के पास जाता है, कुक से कहता है भैया ग्राहक को ये चाहिए। सेम वही काम ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर का काम करता है। यानी अगर जो यूजर है उसके कमांड को वो प्रोसेसर तक बताता है कि भैया यूजर को ये चीज चाहिए। तो एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर की भूमिका अदा करता है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटर के अधिक से अधिक घटकों कंपोनेंट को एकल चिप सिंगल चिप में समाहित किया। यानी पहले वैक्यूम ट्यूब था, फिर ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद आईसी आ गई, जिसका परिणाम यह हुआ कंप्यूटर अधिक तेज व आकार में छोटे हो गए। अच्छा ये भी देखिएगा, साइज भी कम हुआ लेकिन स्पीड बढ़ी, और ऑनलाइन सिस्टम का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे बड़ी विशेषता थी यह हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। यानी अभी तक फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होता था और सेकंड में असेंबली लैंग्वेज होता था। थर्ड जनरेशन में हम हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की खास बात ये थी कि वो कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता था, उसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत हुई। ट्रांसलेटर यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, चतुर्थ पीढ़ी की। तो 1971 से लेकर 1980 तक को फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहा गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में खास बात की थी बहुत अधिक मात्रा में सर्किट को एकल चिप में समाहित किया गया, और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में LSIC यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के स्थान पर VLSI, पहले LSI था अब VLSI हो गया यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ, जिससे एकल चिप में लाखों चीजों को संग्रहित किया जा सकता था। यानी अब और चीजों को बढ़ा दिया गया।